हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियस होता क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा जो हमने ये लिया है, ये क्या है, हमारा सेल है। ये किस चीज़ की सेल है? तो यह एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर थोड़ा सा एनिमल सेल का हम ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या होता है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, जो जो कि आज का हमारा टॉपिक है, न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ना है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ये जो हमारा सेंटर में दिख रहा है सेल के, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसी के अंदर एक और छोटा सा चीज़ प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियोलस। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये हमारे देखिए, ये है हमारा, ये जो पूरा फिल है, ये सब चीज़ें जो दिख रही हैं, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये सभी की सभी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इसी के बारे में आज हमें देखना है। देखना किसके बारे में है? तो ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, और ये रहा न्यूक्लियस का डायग्राम। और इसी के अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हो तो ये हमारी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये हमारा लगा हुआ है एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। तो बस इसी के बारे में हमें देखना है। जो हमने पिछले वाले पेज पे देखा, न्यूक्लियस का डायग्राम छोटा सा था, उसमें से हमने क्या किया, न्यूक्लियस को अब हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, न्यूक्लियस का एक दूसरा डायग्राम लेते हैं। अब न्यूक्लियस के बारे में ही चूंकि हमें पढ़ना है, तो न्यूक्लियस का डायग्राम हमें थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि साफ साफ सब कुछ दिखाई दे हमें। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ये हमारा, ये है पूरा का पूरा न्यूक्लियस। हमने वहाँ से जो डायग्राम देखा था पीछे वाला, उससे हमने इसको जूम कर लिया और बड़ा डायग्राम ले लिया। इसमें हम पहले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए, पेन ले लेते हैं। ये हमारा है, यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये होता है हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये क्या है? ये है हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो दिख रही है, ये बाहर, ये बाहर बाहर जो दिख रहा है, ये हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद हमारा उसके जस्ट अंदर ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके नीचे हमारा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। और उसके नीचे हम और अंदर आएंगे तो और दिखाई दे रहा है हमारा न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना दिखाई देता है। ये क्या है? हमारा आउटर स्ट्रक्चर हो गया। उसके अंदर हमारा इनर स्ट्रक्चर हो गया, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। फिर उसके अंदर भी हमें दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट जो ये अंदर अंदर लगा हुआ है, इसको हम न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये प्रेजेंट है हमारा सेल के अंदर। सेल क्या? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये आपको पूरा भरा हुआ जो दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। और ये जो हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दोनों जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये दोनों, इनके बीच में क्या है, आपको यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, ये ठीक, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? स्पेस दिखाई दे रहा है। इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस नाम से इसको हमको जानते हैं। ठीक, इसी को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और जो हमारा न्यूक्लियस है सेल का, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर देखिए हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये सब हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ का आपको दिखाया, ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रोमेटिड। ठीक, क्या दिखाई दे रहा है? क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है। ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत उलझा हुआ है। ये रहा, ये पूरा ये प्रेजेंट है। ये सब क्या है? क्रोमेटिन है। ये सब क्रोमेटिन है। और इसी के अंदर हमें एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोलस। इसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियोलस क्या होता है। ये हमारा किसके अंदर प्रेजेंट है? तो ये सब के सब हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर? तो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है, और न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है।
और ये हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो लगी हुई है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ लगा हुआ है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे लगी हुई है हमारा एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम लगा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। अगर क्या लगा हुआ है, हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया कि न्यूक्लियस। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे गैपिंग दिख रही होगी, ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे जो गैपिंग दिख रही है इसको कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ये गैप दिख रहा है, यहाँ पे ये गैप जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियो, ओहो कलर चेंज, ठीक। अभी पहले थोड़ा इसको इरेज कर दिया जाए, ये कलर हो गया। इसे न्यूक्लियोपोर बोला जाता है, ठीक। ये न्यूक्लियोपोर क्या होता है, इसमें से हमारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ कंटेंट जो होता है जो बाहर आना होता है वो इसी थ्रू जाते हैं, ठीक। ये क्या होता है, इसी के थ्रू आते जाते रहते हैं। हमने अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी देख लिया। न्यूक्लियस जो हमारा प्रेजेंट होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लिया, उसमें क्या क्या होता है। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट है हमारे पास कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी हो वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ठीक। किसने करी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन सर के द्वारा की गई थी। फिर हमारा क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एक लार्ज ऑर्गेनेल है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्ज ऑर्गेनेल होता है, प्रेजेंट होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में क्या होते हैं हमारे, ये प्रोकैरियोट में अब्सेंट होते हैं, ठीक। क्या होता है, प्रोकैरियोट में अब्सेंट होते हैं। जनरली अगर हम देखें तो हमारे क्या होता है, जनरली यदि हम देखें तो हमारे एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। जनरली क्या होता है, एक सेल के अंदर हमारा एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे यहाँ प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा क्या होता है, पैरामीशियम। ये क्या है, ये है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है उसके पास क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कितने, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास कुछ सेल है जिनके पास अब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कुछ सेल्स है जिनके पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है। जैसे कि हमारा क्या है, आरबीसी। आरबीसी भी एक सेल है। सीव ट्यूब जो फ्लोएम में पाया जाता है, ये भी क्या है, एक मतलब कि सेल ही है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक। क्या, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट, जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा था, न्यूक्लियोप्लाज्म देखा था, ठीक। क्या क्या देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा था जो सबसे आउटर पे लगा हुआ था, जैसे कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। तो वो क्या हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वो आ गए। फिर हमने देखा था कि हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ सेमी फ्लूइड लिक्विड लाइक कुछ स्ट्रक्चर भरा हुआ था, ठीक। स्ट्रक्चर क्या मतलब, सेमी फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और उसी के अंदर हमने देखा था, न्यूक्लियस के अंदर ही देखा था, एक डार्क ब्लू कलर का स्ट्रक्चर था जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक। न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और वहीं पे हमने एक और स्ट्रक्चर देखा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, उसी में खचमच खूब बना हुआ था उसमें। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, जो फर्दर आगे चल के क्या होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। वो अभी देखेंगे कैसे वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। जैसा कि हमने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक। तब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे देखा था, वैसे ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आगे देख रहे हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, वो ये हमारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसे हम देखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहने का क्या मतलब समझ रहे हैं कि हमारा ये क्या था, हमारा ये एक मेम्ब्रेन थी आउटर, फिर उसके अंदर भी क्या थी, एक मतलब कि दो मेम्ब्रेन था, ठीक। ऐसे करके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनता है। इसी में एक हमारा जो आउटसाइड पे है वो क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो इनर साइड पे है, और ये वाला जो हो गया
ये वाला क्या हो गया, ये वाला आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोला जाता है। और इन दोनों के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक, स्पेस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक। पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हमें एक पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज सेपरेटेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने देखा था ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट था, और जो उसके आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट था, तो इधर हमारा सब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, ये दोनों फिर मिल जाते अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म सेपरेटेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या किया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट यानी अलग रखा जाता है। जो हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक, क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने वाले, तो 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, वहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में ये राइबोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अब हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे हमने देखा था क्या, न्यूक्लियर लेमिना प्रेजेंट होता है, ठीक, क्या प्रेजेंट था, तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे न्यूक्लियर लेमिना प्रेजेंट होता है, और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे हमारा एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम प्रेजेंट था, जिसपे हमारा क्या प्रेजेंट था, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूक्लियर लेमिना प्रेजेंट होता है हमारा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, वो बना होता है लेमिन्स प्रोटीन का। किसका बना हुआ है, लेमिन्स प्रोटीन का बना हुआ है। और ये क्या होता है, एसिडिक प्रोटीन, एक तरह से ये एसिडिक प्रोटीन होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ये एसिडिक प्रोटीन का बना होता है, ठीक, एसिडिक होता है ये लेमिन्स प्रोटीन। बोथ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोथ एंड ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फ्यूज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोपोर। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, न्यूक्लियोपोर के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के, एक पॉइंटर मैं लेता हूँ थोड़ा, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे भी वही हुआ है, जुड़े हुए हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, ये एक रास्ता, पैसेज जैसा हमें कुछ दिखाई दे रहा है, जिससे हमारा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ कुछ आ सके, या न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ कुछ जा सके। तो इसी जो पोर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर बोलते हैं, ठीक, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, तो इसी को न्यूक्लियर पोर बोल देते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर पोर हो गया। फिर हमारा न्यूक्लियोपोर क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोपोर मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक और अ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इसी के माध्यम से क्या होता है हमारा, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि सेल से, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ किसी चीज़ को अंदर जाना है तो इसी रास्ते जाएगा, न्यूक्लियोपोर के रास्ते ही। अगर उसे बाहर जाना है तो इसी रास्ते से आएगा जाएगा। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, आरएनए एंड प्रोटीन का। यहीं पे मतलब कि आरएनए के सिंथेसिस या प्रोटीन की सिंथेसिस हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होती है। फिर अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर उनकी सिंथेसिस तो हो गई, अब उनको बाहर भी तो जाना होता है, सेल के बाहर भी तो जाना होगा कुछ काम करने के लिए, तो इसी न्यूक्लियोपोर से ही होके वो जाते हैं। अब है हमारा ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हम दूसरा देख रहे थे न्यूक्लियोप्लाज्म, जो क्या है, जो भरा होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म सेमी फ्लूइड रीजन कंटेनिंग, सेमी फ्लूइड रीजन होता है जहाँ पे मतलब कि सेमी फ्लूइड कंटेन होते हैं, उसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमने क्या देखा था, पहले वाले जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था क्रोमेटिन होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को उलझा हुआ था, और उसी के पास में एक डार्क ब्लू कलर का था न्यूक्लियोलस, ठीक, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इन दोनों के बारे में भी हम फर्दर आगे देखेंगे क्या होते हैं ये। जैसे कि अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या था, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, ठीक, क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है।
तो सबसे पहले हम क्रोमेटिन के बारे में देखते हैं क्या होता है। ये देखिए क्या क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे क्या होता है, डीएनए है, ठीक, ये क्या है, हमारा डीएनए है, ये प्रेजेंट है, ये पूरा हमारा डीएनए प्रेजेंट है। अब एक क्रोमोसोम के अंदर एक सेल होती है छोटी सी, उसके अंदर हमारा क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो और भी छोटा है। तो उसके अंदर हम इतने बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कैसे करेंगे। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, उसको हम जैसे ऊन के गोले होते हैं उस फॉर्म में इसको कुछ बनाना पड़ता है, ताकि उसको क्या कर सकें हम, उसकी पैकेजिंग कर सकें। तो ठीक, वो पैकेजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए को लेते हैं और ये जो हमारा रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन के ऑक्टेमर होते हैं, एक बॉल जैसा कुछ होता है। अब ये बस बॉल जैसा इसे कुछ समझ लें, ये कुछ बॉल है, ये किसके बने हैं, तो ये हिस्टोन प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, कई चीज़ों से बने होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको किस किस चीज़ से बने होते हैं। यहाँ पे अभी आप समझ जाइए कि ये किससे बने होते हैं, हिस्टोन से बने होते हैं। इस पे क्या किया जाता है, ये हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा क्या है, ये डीएनए है, इसको रैप किया जाता है। ठीक, कॉइलिंग की जाती है एक बार। ये जैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हिस्टोन हो गया, और ये हो गया हमारा डीएनए। ठीक, इस पे क्या किया जाता है, इसको रैप किया जाता है। ठीक, फिर एक ये हो गया हमारा, इस पे भी क्या किया हमने, इसको ऐसे रैप किया। ठीक, फिर आगे जाएगा, ऐसे ऐसे इसकी रैपिंग चलती रहती है, इसको कॉइलिंग बोला जाता है। ठीक, डीएनए की कॉइलिंग हो रही है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इसी को क्रोमेटिन बोलते हैं। जब, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्रोमेटिन। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रोमेटिन का रीजन है। ठीक, ये हमारा ऐसे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक ऐसे ऐसे क्या हुआ है, ऐसे हमारा हिस्टोन लगा हुआ है, और उसके ऊपर क्या हमारा डीएनए रैप है। ठीक, डीएनए की रैपिंग की गई है हिस्टोन के ऊपर। ये हो गया क्रोमेटिन। फिर ये क्या होता है, ये थोड़े कंडेंस हो जाते हैं, मतलब कि गुच्छा इनका गुच्छा जैसा कुछ बन जाता है। फिर ये राउंड राउंड करके ऐसे 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 फिर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या किया जाता है, एक क्रोमोसोम के अंदर इनको स्टोर किया जाता है। तो जब ये स्टोर हो जाते हैं, जब मतलब अरेंज हो जाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन के आता है, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक, क्रोमोसोम बोलते हैं। और जब ये दूर दूर रहते हैं ऐसे, अभी मतलब कि इनकी कॉइलिंग शुरू की गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन रीजन। ठीक, ये क्या होता है, क्रोमेटिन होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्रोमेटिन, और ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। तो जो क्रोमेटिन होता है वो क्या है, कुछ नहीं है, ये भी हमारा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ही है, लेकिन एक समय का है। जैसे कि ये जब पूरा बन जाएगा तो ये हमारा क्रोमोसोम हो जाएगा। बीच रास्ते में अभी इसकी तैयारी चल रही है, तो ये क्रोमेटिन है। अगर कुछ नहीं है तो ये क्या है, डीएनए है। तो डीएनए, सबसे पहले डीएनए होगा, डीएनए की जब कॉइलिंग करेंगे तो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होगा, क्रोमेटिन जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्रोमोसोम मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं क्रोमोसोम क्रोमेटिन में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या मतलब ये अंतर क्या होता है। जैसे कि नंबर ऑफ कॉइलिंग मैं बता रहा था वहाँ आपको कि क्या किया जाता है, इनके बीच में कॉइलिंग की जाती है। ठीक, कॉइलिंग करी जा रही थी ऐसे। ये क्या था, ये हमारा एक हिस्टोन है, एक हमारा ये हिस्टोन है, एक हमारा ये हिस्टोन प्रोटीन है। इसी के ऊपर हम क्या कर रहे थे, ये ऐसे ऐसे हम क्या कर रहे थे, कॉइलिंग कर रहे थे। ठीक, तो ये जब कॉइलिंग क्या है, इनके बीच में मतलब कि दूरियां ज़्यादा हैं, तो ये हमारा क्रोमेटिन है। ठीक, क्रोमेटिन रीजन। जब यही पास पास हमारा हिस्टोन ऐसे 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 अरेंज हो जाएंगे पास पास में, तो हमारा अरेंज होके क्या बना देंगे, क्रोमोसोम बना देंगे, क्रोमोसोम बना देंगे। ठीक, जैसे नंबर ऑफ क्वाइलिंग की बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वाइलिंग इन अ डीएनए। क्या कह रहे हैं, डीएनए का जो क्वाइलिंग कर रहे थे, तो इसमें क्रोमेटिन की बात करें तो इसमें हमारी क्वाइलिंग क्या थी, कम थी। इसमें हमारी क्वाइलिंग कम होती है। जबकि क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें हमारी क्वाइलिंग क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें तो वो क्रोमोसोम होता है, जिसमें क्वाइलिंग ज़्यादा होती है, क्रोमोसोम बन जाएगा। अगर क्वाइलिंग कम है तो वो क्रोमेटिन रहेगा। लेंथ ऑफ डीएनए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या करें, देखिए लेंथ ऑफ डीएनए, ये डीएनए हमारा ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मतलब इतना बड़ा है। अगर इसको यहाँ पे और हम एक और हिस्टोन लगा दें, एक और हिस्टोन लगा दें, और इस पर क्या करें, इसकी रैपिंग कर दें एक और, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, हमारा क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो क्रोमोसोम जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा रहता है, और जो क्रोमेटिन रहता है, क्रोमेटिन वाला हिस्सा बड़ा रहता है। तो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, ये यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। साइज की बात करें तो साइज हमारा हर में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा मतलब कि जो हमारा क्रोमेटिन होता है उसका साइज लंबा होता है, और जो क्रोमोसोम होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि वो कंडेंस हो जाता है। ठीक,
कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, इसलिए वो शॉर्ट हो जाता है। थिकनेस की बात करें, थिकनेस में देखें तो हमारा क्रोमेटिन जो रहता है वो थिन होता है, जबकि क्रोमोसोम क्या होता है, थिक होता है। विजिबिलिटी, ठीक है, यदि हम विजिबिलिटी की बात करें तो हमारा ये पतला है, इसलिए क्या है, इसका विजिबिलिटी कम होती है, क्रोमेटिन की विजिबिलिटी कम होती है, जबकि क्रोमोसोम की विजिबिलिटी क्या होती है, क्रोमोसोम की विजिबिलिटी क्रोमेटिन के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी होती है। जो हमारा क्रोमेटिन था वो क्या था, डी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। देखिए ये भी क्रोमोसोम ही है, लेकिन ये क्या है, डी कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम का, और जबकि क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम का। कंपोजिशन ऑफ अ क्रोमेटिन एंड अ क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों हमारा एक ही है तो क्रोमोसोम ही, बस वो एक समय की बात है जब वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है, उसके बाद फिर वो क्रोमोसोम में ही रहता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो ये क्या होता है, डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है, ठीक। हिस्टोन प्रोटीन जैसे मैं बता रहा था, ये क्या है हमारा, इसी के ऊपर हमारी रैपिंग चल रही होती है, तो ये क्या है, ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन वाला, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो उसका नेचर जो कैसा होता है, मेनली मतलब हिस्टोन प्रोटीन ही होता है, और हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और इस पर चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन कैसा चार्ज होता है, तो हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें लगे होते हैं, इसमें क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एसिडिक नेचर होता है, और हिस्टोन प्रोटीन का जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। इसमें ज़्यादातर मतलब हिस्टोन प्रोटीन ही लगा होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कुछ मात्रा में होता है, कुछ मात्रा आरएनए का भी होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए भी क्या होते हैं हमारे इसमें लगे होते हैं, किसमें, तो क्रोमेटिन की बात करें या क्रोमोसोम की बात करें, दोनों में हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए भी लगा होता है। सब मिलके हमारे क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। विजिबिलिटी की बात करें, इंटरफेज में क्या होता है, विजिबल होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन की विजिबिलिटी जो हमें अगर देखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये इंटरफेज के द्वारा, ठीक, इंटरफेजिक जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमें क्या होता है, क्रोमेटिन विजिबल होता है। साइंटिस्ट की बात करें, साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, जिन्होंने बताया कि न्यूक्लियस ऐसे तो विजिबल हो नहीं जाएगा क्योंकि बहुत थ्रेड है, स्ट्रक्चर बहुत पतला होता है, तो इन्होंने क्या किया कि इसको स्टेन करने पे क्या होता है, ठीक, जब इसको हम स्टेन करेंगे तभी हमें क्रोमेटिन दिखाई देगा, अदरवाइज ऐसे दिखाई नहीं देगा, इतना पतला होता है वो। क्रोमोसोम तो मतलब दिखाई दे देगा माइक्रोस्कोप से, परंतु हमारा न्यूक्लियस क्रोमेटिन जो होता है वो बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके लिए हमें एक बेसिक डाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके दिखाई देगा। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, हमारा क्रोमेटिन किसके बना होता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का। देखिए इसमें क्या क्या लगा होता है, डीएनए होता है, डीएनए तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है होगा ही, आरएनए था, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें क्या होते हैं, लगे होते हैं, क्योंकि जो हमारा क्रोमेटिन बनाने के लिए डीएनए रहेगा, फिर हमारा हिस्टोन का ऑक्टेमर, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं, जिससे हमारा ये ऑक्टेमर बनेगा, हिस्टोन का ऑक्टेमर बनेगा, इसी पर रैपिंग होगी, और यहीं कहीं नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी लगे रहते हैं। एक्सटेंडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द न्यूक्लियस, ये क्या होता है, हमारा जो क्रोमेटिन होता है पूरे न्यूक्लियस में, आपने देखा ही था कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके अंदर पूरा ऐसे 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 करके पूरा भरा हुआ था, डीकंडेंस्ड फॉर्म में क्या था हमारा, ऐसे न्यूक्लियस भरा हुआ था पूरा का पूरा, न्यूक्लियस नहीं क्रोमेटिन, ठीक, क्या था, क्रोमेटिन ऐसा भरा हुआ था। जब इसका कंडेंसेशन होगा उसके बाद ये फिर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। क्रोमेटिन को देखें तो एक हमारा दो प्रकार की क्रोमेटिन, मतलब कि प्रकार क्या है, जब हमारा हिस्टोन प्रोटीन, ये हमारा हिस्टोन का ऑक्टेमर जो लगा हुआ है दूर दूर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यू क्रोमेटिन बोलते हैं, और जब यही क्या होगा, कंडेंस होके पास पास हो जाते हैं, क्योंकि अब क्रोमोसोम भी तो बनेगा इसी से, तो जैसे पास पास होते जाएंगे तो फिर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, तो इसको हम यू क्रोमेटिन बोलते हैं, और इसको हम यू पास पास हो जाते हैं तो इसे हम हेटेरोक्रोमेटिन, ये क्या है, ये हमारा हेटेरोक्रोमेटिन है, और ये वाला रीजन जो हमारा यू क्रोमेटिन का है। बस इतना ही है। यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि वो उसमें हमारा हेटेरोक्रोमेटिन में जो हमारा ऑक्टेमर है वो दूर दूर है, इसलिए उसको स्टेन करेंगे तो वो क्या होगा, लाइटली स्टेन होगा, और ये क्या होगा, हमारा हेटेरोक्रोमेटिन जो पास पास वाले, जो पास पास में जो थे वो क्या थे, डार्कली स्टेन हो जाएंगे। हमारा यू क्रोमेटिन, जो यू क्रोमेटिन का रीजन होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन
उसमें एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि डीएनए से वो mRNA बना सकता है, परंतु जो हेट्रोक्रोमेटिन का रीजन होता है वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये हमारा mRNA का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जबकि ये हमारा mRNA का फॉर्मेशन कर पाएगा। यूक्रोमेटिन वाला जो रीजन होता है वो कहाँ होता है, वो सेंटर में, ठीक, न्यूक्लियस के कहाँ देखने को मिलेगा, तो न्यूक्लियस के सेंटर में देखने को मिलता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन का जो रीजन होता है वो कहाँ हमें देखने को मिलेगा, ये हमें पेरीफेरी पे देखने को मिलता है, न्यूक्लियस के पेरीफेरी पे देखने को मिलेगा। अब हम न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, ठीक। न्यूक्लियोलस क्या होता है, देखो न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है हमारा, कहाँ प्रेजेंट था, तो साइटोप्लाज्म में ही, ये होगा सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये क्या लिखा हुआ है, ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये रहा हमारा न्यूक्लियोलस, ठीक। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोलस है। ये देखिए प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारा, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें क्या हमें दिखाई देता है, कंस्ट्रिक्शन, कुछ सेंट्रोमियर या कंस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। तो जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे इसमें एक अलग एक और भी कंस्ट्रिक्शन दिखाई देता है जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है ऑलवेज प्रेजेंट कहाँ पे होगा, वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पास ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डीएनए होता है, ठीक, यहाँ पे जो डीएनए होगा वही इसके लिए कोड, मतलब कि कोड करता है, ठीक। दैट्स वाई ये उसके पास प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑलवेज नहीं मतलब कि प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पास ही प्रेजेंट होता है। ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये पूरा सेल है, ये हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और उसके अंदर हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म ये है, और ये वाला जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये साइटोप्लाज्म, और ये प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में और हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। देखो क्रोमोसोम के बारे में पहले बताया, क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्ट एट और रीजन फर्स्ट टाइम, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम रीजन होता है जिसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हमने बोला था, या जिसे सेंट्रोमियर भी बोला जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं या उसे हम सेंट्रोमियर बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार हमारा क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, धंस चिपक रहा है, ठीक। वहाँ पे हमारा न्यूक्लियोलस तो प्रेजेंट नहीं था, प्रेजेंट था हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्ट अगेन अदर देन द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जब वो दूसरी बार जब कंस्ट्रिक्ट होता है वो उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और वहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियोलस। और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम ऑल्सो जानते हैं किसके नाम से, तो नॉर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के नाम से, ठीक। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर लिख दिया गया यहाँ पे, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलस अराइजेज फ्रॉम द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, यही बात फिर से यहाँ पे लिखी गई है कि न्यूक्लियस कहाँ से अराइज होता है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से ही अराइज होता है। क्यों वहाँ से अराइज होता है, क्योंकि देखिए डीएनए ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस फॉर्म आरआरएनए इज अ राइबोसोमल आरएनए, ठीक। वही क्या होता है, वहाँ पे जो डीएनए होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में, वही क्या फॉर्म करता है, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन वहीं पे होता है, ठीक। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, वो तो जब मैंने बता ही दिया। और जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है स्फेरिकल होता है और ये मेम्ब्रेनलेस होता है। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है कि न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जबकि न्यूक्लियोलस है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है, ठीक। कैसा होता है, वो मेम्ब्रेनलेस होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के पास क्या है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेनलेस होता है। थैंक यू। आज की क्लास बस इतनी ही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।